इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे सक्रियता श्रेणी की। सक्रियता श्रेणी क्या होती है, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, उन सभी की बात आज इस क्लास में हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस क्लास में आज पढ़ेंगे कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है और ये श्रेणी का क्या क्या आखिर महत्व है। फिर उसके बाद हम लोग इस पे कम से कम 4 क्वेश्चंस को करेंगे, जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस सक्रियता श्रेणी या विद्युत रासायनिक श्रेणी से आते हैं। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, वो क्वेश्चन आपको कहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सक्रियता श्रेणी आप कैसे करोगे और कैसे आपके एग्जाम में सक्रियता श्रेणी आएगी। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि सक्रियता श्रेणी, ये देखिए लिखा है तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं। मतलब कि सक्रियता श्रेणी एक वह श्रेणी है, एक वह सीरीज है जिसमें तत्वों को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखा गया है। मान लीजिए कि आपके पास 4 लोग हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपके पास 4 लोग हैं, उनमें से एक की सक्रियता ज़्यादा है। सक्रियता का ज़्यादा का मतलब वो ज़्यादा एक्टिव है, वो ज़्यादा एक्टिव है दूसरे से अभिक्रिया करने के लिए, जबकि दूसरा उससे कम एक्टिव है। तो आप उसमें उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिठा दीजिए, मतलब कि सक्रियता के घटते क्रम में। मान लीजिए सबसे पहले आपको बिठा दिया गया, फिर उसके बाद किसी दूसरे को बिठा दिया गया, फिर तीसरे को बिठा दिया गया और मेरी सक्रियता सबसे कम है, मुझे सबसे पीछे बिठा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, Fe, ये एक श्रेणी बना दी गई जिसे सक्रियता श्रेणी कहा गया है। ये श्रेणी है तो फिलहाल बहुत बड़ी, पर इसमें इतने ही एलिमेंट आपके इस 10th क्लास के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है पोटेशियम, फिर लिखा है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, हम आपको इसे याद करने का तरीका भी बताएंगे। जिंक, Fe मतलब आयरन जिसे लोहा कहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे लोहा कहते हैं। Sn मतलब टिन हो गया, फिर उसके बाद Pb मतलब लेड, कांच, उसके बाद ये हो गया हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के जितने नीचे हैं उन्हें ध्यान से देखिए, कॉपर, Hg मतलब पारा, मरकरी जिसे कहते हैं, फिर सिल्वर मतलब चांदी हो गया, फिर Au मतलब गोल्ड मतलब लोहा हो गया। तो इतने सारे एलिमेंट्स रखे गए इस सक्रियता श्रेणी में। अब इसे आप याद कैसे करोगे, तो आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है, कल्लू ने कार मांगी, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, आगे जिसका फूटा शीशा, पर हमारी कार हिल गई आज। ऐसे याद रखना है, या फिर आपके पास और बहुत तरीके हो सकते हैं, आप कहीं और से भी इसको तरीके को देख सकते हैं, पर मेरे ख्याल से बेस्ट है। देखिए, कल्लू ने कार मांगी, आगे जिसका फूटा शीशा, पर हमारी कार हिल गई आज, हिल गई और उसके बाद AG से आज। आप इतना याद रख लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट इन 4 के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि इस रासायनिक श्रेणी की आखिर महत्व क्या है, जो कि हमारे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे सक्रियता श्रेणी का महत्व। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं और जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे स्थित हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है। जो भी धातु इसमें हाइड्रोजन से ऊपर स्थित है, वो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर स्थित हैं, अगर उनके ऊपर अम्ल डाल दिया जाए या फिर वो अम्ल में डाल दी जाए, तो फिर क्या होगा, उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब बात ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास लिखा है कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं, वे तनु अम्लों से हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। अब आपके पेपर में एक बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनिए, इसके सिवा आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा इससे, जितना इस क्लास में आज हम आपको बता देंगे। बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। आपके क्वेश्चन पेपर में बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, लिखा होता है, निम्न में से कौन सी धातु तनु अम्लों से क्रिया करके क्या हाइड्रोजन मुक्त करेगी, या पूछते हैं कौन सी करेगी। तो आपको उसमें ऑप्शन में कॉपर, मरकरी, Ag, Au, इस तरीके से 3 ऑप्शन और हाइड्रोजन से ऊपर का एक ऑप्शन दे दिया जाता है, जैसे कि जिंक हो गया, Fe हो गया। तो आपको हाइड्रोजन से ऊपर वाली याद रखनी है, जो कि क्या करेंगी, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेंगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैंने एग्जाम्पल पहले से नहीं लिख रखा ताकि आपको समझ में आए। मान लीजिए कि आपके पास
एक अम्ल है जो कि तनु अम्ल है, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत आराम से, बहुत डिटेल में हम आपको बताएंगे। इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब इसके ऊपर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसमें अगर आपने इन हाइड्रोजन से ऊपर स्थित किसी भी एक धातु को डाल दिया, या मान लीजिए कि आपने Fe को डाल दिया, तो ये हो गया आपका Fe, मतलब लोहा हो गया, ठीक है। अब लोहे को आपने जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जैसे ही आपने लोहे में डाला है, तो एक अभिक्रिया होगी। अब अभिक्रिया होगी और क्या निकलेगा ये आपको पता चल गया, इसे लोहा या आयरन भी कहा जाता है। जैसे ही Fe इसमें डाला जाएगा, इससे तुरंत ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तुरंत ही हाइड्रोजन गैस निकलेगी और FeCl के साथ क्रिया करके FeCl2 बना देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि FeCl2 ही बनेगा। तो देखिए ध्यान से, आपको ये याद रखना होगा कि Fe के ऊपर +2 का चार्ज होता है और Cl के ऊपर -1 का चार्ज होता है। अब यहाँ पर देखिए Fe लिखा गया और ये Cl लिखा गया, ये 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा, बनेगा FeCl2। 1 लिखने की आवश्यकता हमें नहीं होती है। इस तरीके से हमने आपको बहुत बेसिक केमिस्ट्री की क्लास दे रखी है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। तो ये आपका बन गया, इसे हम कहेंगे आयरन क्लोराइड और इसे कहेंगे हाइड्रोजन गैस। समझ गए, ये गैस बनती है और गैस बनकर उड़ जाती है। कभी कभी 1-2 बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि Fe मतलब लोहे की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होती है तो फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। फिर पूछ लेते हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है। मेरे लाल, ये जो अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है, जिसे इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, और ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है, जो कि आपने पहले चैप्टर में पढ़ रखी थी। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इसी HCl के ऊपर इस कॉपर धातु को डालने की कोशिश करते हैं, देखेंगे कि क्या होगा। देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में और आपको समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, एक अम्ल ले लिया जिसका नाम है HCl। अगर किसी के मन में ये है कि सर क्या H2SO4 नहीं ले सकते, तो ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको यहाँ पर H2SO4 ले लेना है। तो आप देखिए ध्यान से, अब हमने इसमें कौन सी धातु डाल दी, हमने इसमें तांबा डाल दिया। अब जैसे ही हम इसमें तांबा डालेंगे, देखिए क्या होगा, तांबे को कॉपर भी कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे ही तांबा डालेंगे तो इसमें से कोई अभिक्रिया नहीं होगी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, मतलब कि कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि क्यों कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि कॉपर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में उपस्थित जो हाइड्रोजन है उससे कम क्रियाशील है, इसलिए वो उसको विस्थापित नहीं करेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इस लाइन का बहुत बड़ा रोल था। देखिए समझते हैं, सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होती हैं वो तनु अम्लों से हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, जबकि जो धातुएं हाइड्रोजन से नीचे होती हैं वे हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती हैं। हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करेंगी, अर्थात कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये अभिक्रिया कोई क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें से ये कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। तो आप समझ में गए होंगे। अभी इनके रीज़न हम और लिखवाएंगे और महत्व बताएंगे, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके दूसरे महत्व के बारे में बात करते हैं। तो देखिए अभी हम इसको दूसरा पॉइंट लिखेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे अपनी कॉपी पे, आप इसे तब तक नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब दूसरा पॉइंट लिखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इसके दूसरे महत्व को। इसलिए ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 100% इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना तय है। तो मेरे लाल पीले हरे नीले बच्चों, इनको ज़रूर आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए लिखा है, सक्रियता श्रेणी में कोई भी धातु अपने से नीचे स्थित धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इस सक्रियता श्रेणी में आपने कोई 2 धातुएं ले ली, एक धातु आपने Fe ले ली और दूसरी धातु आपने कॉपर ले ली। अब ध्यान से सुनिएगा,
अब इस कॉपर धातु को आपने इसका कोई लवण बनाया, तो कॉपर धातु का जब आप लवण बनाओगे तो आपको इस प्रकार का, मान लीजिए आपने लवण बना दिया CuSO4 या CuCl2 या CuNO3, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। CuNO3 का होल ट्वाइस बनेगा, ठीक है लाल, ध्यान से सुनिएगा। अब इसकी क्रिया हम Fe से कराते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। कॉपर और सल्फेट बेचारे दोनों आराम से एक घर में रह रहे थे। Fe ने कहा मैं तुमसे ज़्यादा क्रियाशील हूँ, इसलिए Fe ने कॉपर सल्फेट के ऊपर अटैक किया और अटैक करने के बाद कॉपर से उसका सल्फेट छीन लिया। अर्थात ये ज़्यादा क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। विस्थापित करने का सेंस हुआ कि उसको हटा देता है। समझ गए बात को? तो कॉपर ने क्या किया कि वो बेचारा अलग हो गया, तो कॉपर अलग हो गया, ठीक। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि Fe ने जैसे ही SO4 को ले लिया तो क्या बन गया, FeSO4 बन गया। तो आप यहाँ उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण में यहाँ आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हम आपको बोल देते हैं, आप लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में फेरस मतलब आयरन, Fe मतलब लोहा, ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में कुछ भी लिख सकते हैं। श्रेणी में कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील होने के कारण विद्युत रासायनिक श्रेणी में लोहा कॉपर सल्फेट में कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हो। एक और रिएक्शन जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि कॉपर सल्फेट है और इसके ऊपर Zn की रिएक्शन करवाई जाती है, तो आपको क्या लगता है रिएक्शन होगी? जी हाँ, क्योंकि कॉपर ना Zn से नीचे है, इसलिए Zn इसके ऊपर अटैक करेगा और कॉपर सल्फेट को बाहर निकाल देगा। आई बात समझ में? तो क्या होगा, इसमें भी क्या बनेगा, ZnSO4 बनेगा और क्या बनेगा, आपका बनेगा Cu अलग हो जाएगा। समझ में आई बात? ये सारी के सारी रिएक्शंस विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। चलो एक और समझ लेते हैं। मान लो कि आपने ले लिया ZnSO4 और इसके ऊपर आपने Fe की रिएक्शन करवाई, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, पूरी विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो Zn और Fe, ये याद रखिएगा। जिसका फूटा मतलब Zn ऊपर है और Fe नीचे है, पेपर में यही आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होगी। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को यहीं पर होती है कि Zn ऊपर होगा कि Fe ऊपर होगा। इसलिए याद रखिएगा, जिसका फूटा अर्थात Zn ऊपर और फूटा नीचे, मतलब Fe नीचे। समझ रहे हैं बात को? तो बताइए ये क्या अभिक्रिया होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि Fe जो है वो ZnSO4 से क्या है, ऊपर है या नीचे है? ये Zn से हमारा नीचे है। इसमें आप क्या लिखोगे? यह अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में Fe Zn से नीचे होता है और वह कम क्रियाशील होने के कारण ZnSO4 के विलयन से Zn को विस्थापित नहीं कर पाता है, अर्थात इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आप इसमें नो रिएक्शन या हिंदी में लिख सकते हैं कि कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। तो उम्मीद है ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम इस पर 4 क्वेश्चंस को कर लेते हैं। वो 4 के 4 क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए अभी जल्दी से अगर आज अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लीजिएगा। कैसे कॉपी में नोट करेंगे? लिखेंगे सक्रियता श्रेणी, फिर लिखेंगे सक्रियता श्रेणी का महत्व और जो एग्जाम में आता है। फर्स्ट पॉइंट वो लिखेंगे जो मैंने आपको करवाया था अभी इससे पहले। सेकंड पॉइंट ये लिखेंगे और इस श्रेणी के नीचे इसको बनाना मत भूलिएगा, अर्थात इस हेडिंग के नीचे इस श्रेणी को बनाना मत भूलिएगा। तो चलिए अभी ये हो गया है। अब हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख ही गया होगा या बस दिखने वाला है। तो आपने पहला क्वेश्चन जो अभी स्क्रीन पर देख लिया है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
क्वेश्चन क्या लिखा है? लिखा है कि तांबा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से, क्या लिखा है? तांबा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर विस्थापित करता है, किंतु सिल्वर जिंक को जिंक नाइट्रेट के विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। पहली लाइन यहां पर लिखी और कहा गया है कि विस्थापित नहीं कर पाता है और क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, इसका आंसर हम लिखने की कोशिश करेंगे और उसके बाद इसका आंसर आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आपको यह बताना है, पहली लाइन का मतलब तांबा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर विस्थापित करता है। तो तांबे का फॉर्मूला क्या होता है? तांबे का फॉर्मूला होता है Cu और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ये फॉर्मूले आपको याद करने ही होंगे। अब सिल्वर ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट और ये हो गया तांबा, ठीक। विद्युत रासायनिक श्रेणी में Cu जो होता है वो ऊपर होता है, जबकि Ag जो होता है वो नीचे होता है। अर्थात ये रिएक्शन होगी और CuNO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? Cu जब भी NO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर नाइट्रेट का होल ट्वाइस बनाएगा, क्योंकि Cu के ऊपर +2 का चार्ज भी होता है, ठीक है। तो कॉपर नाइट्रेट और Ag अकेला बच जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। इससे पहले वाले जो अभी मैंने कुछ आपको रिएक्शंस करवाई थी, उसमें मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले लिखा था कि Fe + HCl और उसके बाद बना था आपका FeCl2। ध्यान से सुनिएगा। फिर उसके बाद FeCl2 बना था जिसे हम लोग आयरन क्लोराइड बोले थे। और ये तो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं थी, तो आप इसको 2 लगा के बैलेंस कर लीजिएगा। जिसी प्रकार जैसे Zn का करवाया गया था तो 2HCl लिखा था, तो यहाँ पर भी आप 2 लिख लीजिएगा। ZnCl2 बना था। जितने SO4 वाले थे उन्हें बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी, पर जिसमें Cl लिखा था उन्हें आप जरूर बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। रिएक्शंस को बैलेंस कर लीजिएगा। फिलहाल कोई नीड नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर हम यहाँ करते हैं। देखिए, कॉपर हो गया, ये कॉपर नाइट्रेट हो गया। अभी आप देखिए ध्यान से, AgNO3 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को, NO3 इधर 2 है, इधर अकेला है, तो 2 लगा दिया, तो Ag के आगे भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमने इसका आंसर कैसे बोला कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से तांबा उसको विस्थापित कर देता है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? लिख दिया जाए। देखिए ध्यान से, इसका आंसर लिखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में, विद्युत रासायनिक श्रेणी में हम बोल देते हैं, आप इसको लिख लीजिए, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर Ag से अधिक क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से Ag को विस्थापित कर देता है। इतना आंसर आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको लिखना है, फिर दूसरा जो है स्टेटमेंट यहाँ देख सकते हैं आप, क्या लिखा है? लिखा है किंतु सिल्वर जिंक को जिंक नाइट्रेट के विलयन से विस्थापित नहीं करता। तो सिल्वर होता क्या है? Ag होता है, और जिंक नाइट्रेट क्या होता है? ZnSO। ये कौन सा क्वेश्चन है? पहला। 4 क्वेश्चन करवाएंगे और चारों इंपॉर्टेंट है। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ये हो गया, क्योंकि Zn के ऊपर +2 का चार्ज और नाइट्रेट के ऊपर NO3 मतलब -1 का चार्ज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा ध्यान से, आगे देखिएगा। ये रिएक्शन होगी और चेक करना है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ठीक है। देखिए, जिंक जो होता है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि क्या था? जिंक जो है था Ag से ऊपर, लेकिन Ag तो नीचे था। तो Ag यहाँ पर कम क्रियाशील है, अर्थात इसकी क्रियाशीलता कम है, और कम क्रियाशील होने के कारण इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो आपको पहले ये आंसर दे देना था कि ये तो करता है। क्यों करता है? क्योंकि कॉपर Ag से अधिक क्रियाशील है, जबकि ये नहीं करता है। क्योंकि इसका आंसर कैसे लिखोगे? इसी के जस्ट नीचे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Ag मतलब सिल्वर, Ag जिंक नाइट्रेट के विलयन में उपस्थित जिंक से कम क्रियाशील होने के कारण उसको उसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाता है। तो कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, कुछ भी आता है, आपसे बोल दिया गया है कि ये अभिक्रिया हो जाती है किंतु ये नहीं होती है, तो उसका रीज़न यही होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में वो नीचे होता है। अगर नीचे है Ag तो रिएक्शन नहीं होगी, अगर यही Ag Zn से ऊपर होता तो ये रिएक्शन हो जाती। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे अब दूसरे क्वेश्चन की। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा। क्या लिखा है देखते हैं, पढ़ते हैं।
दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया संभव है या नहीं, कारण सहित बताइए, ऐसा लिखा हुआ है। और अभिक्रिया लिखी है Zn, ये दूसरा क्वेश्चन है। हम आपको टोटल 4 क्वेश्चन करवाएंगे और उसके बाद फिर आपको बहुत सारे और क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको कहाँ मिलेंगे वो लास्ट में हम आपको बता देंगे। ये अभिक्रिया नीचे लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है 2AgNO3 और उसके बाद Zn। बोला गया है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये हमको चेक करके बताना है। देखिए सबसे पहले इसे देखेंगे, ये कौन है, लवण है। और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये क्या है, कोई एक धातु है। अब अगर ये धातु इस लवण में उपस्थित धातु से अधिक क्रियाशील हुई तो ये रिएक्शन होगी, अन्यथा ये रिएक्शन नहीं होगी। तो जो यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, क्या लगता है आपको, ये रिएक्शन हो पाएगी? जी नहीं, ये अभिक्रिया नहीं होगी, ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर आंसर क्या लिखना है, यह अभिक्रिया नहीं होगी, यह अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन सिर्फ हमें ये नहीं बताना है कि ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, हमें इसका कारण भी बताना है। तो इसके आगे आप लिखोगे यह अभिक्रिया नहीं होगी, इसका कारण है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक जो है वो Ag से अधिक क्रियाशील है, इसलिए Ag कम क्रियाशील होने के कारण जिंक नाइट्रेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा। समझ गए बात को? मैंने क्या बताया कि यह अभिक्रिया नहीं होगी, इसका कारण यह है कि Ag जो है वो जिंक से कम क्रियाशील है, अर्थात ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। सेंटेंस को आपको कैसे भी बनाकर लिख देना है, पर ध्यान में रखना है कौन अधिक क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। अगर यही रिएक्शन जहाँ पे Ag है वहाँ Zn होता, जहाँ पे Zn है वहाँ पे Ag होता, तो ये रिएक्शन हो जाती मेरे लाल। समझ में आई इतनी बात? तो उम्मीद है ये आपको सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा, क्या लिखा है क्वेश्चन। देखिए इन सभी क्वेश्चंस के अगर आप अच्छे से आंसर्स को लेना चाहते हैं कि मुझे ये आंसर मिल जाए और हम अच्छे से उनको तैयार कर सकें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप। और टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करने के बाद जो चैनल का नाम है वही नाम वहाँ पे सर्च करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक पर क्लिक करके वहाँ पर पहुँच सकते हैं और आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आज वहाँ पर मिल जाएंगे इस वीडियो के अपलोड होते ही। मतलब वीडियो अपलोड हो गया और आपको क्वेश्चन मिल गए। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉपर, और इससे अलग और क्वेश्चन भी आज हम अपलोड कर देंगे। कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे के क्षण डालने पर विलयन का नीला रंग धीरे धीरे क्यों गायब हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेते हैं। अब देखिए कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ले लिया, मान लीजिए कि इसमें कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 भरा हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं, एक लोहे की छड़ डालते हैं। किसकी छड़, लोहे की छड़, लोहा होता है Fe। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, इसकी छड़ का रंग जो है, सॉरी इस विलयन का रंग जो है वो धीरे धीरे कैसे गायब होगा। अब एक चीज़ यहाँ से इस क्वेश्चन से और आपको सीखने को मिली, वो चीज़ ये सीखने को मिली कि कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, नीले रंग का। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, हरे रंग का। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब कॉपर सल्फेट जो है Fe से जैसे ही रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा, फेरस सल्फेट बना देगा, और इसका नीला रंग खत्म हो जाएगा और दूसरा रंग आ जाएगा। तो इसका रीज़न क्या लिखना है, आपको सबसे पहले एक अभिक्रिया देनी होगी, अभिक्रिया जरूर लिखनी होगी और बताना होगा कि कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें लोहे की छड़ डाली जाएगी तो इससे बनेगा फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कॉपर सल्फेट Fe से रिएक्शन करके FeSO4 और कॉपर बना देता है। तो इसका रीजन कैसे लिखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में या सक्रियता श्रेणी में फेरस मतलब कि लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के नीले रंग को धीरे धीरे गायब कर देता है और फेरस सल्फेट बन जाता है। यही कारण है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट नीला रंग होता है, नीले रंग का होता है, उसका कलर चेंज हो जाता है।
तो बस एक रीज़न मैंने बताया आपको कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe ऊपर है, अर्थात Fe अधिक क्रियाशील है जबकि कॉपर कम क्रियाशील है। आई बात इतनी समझ में? तो चलिए फिर अब करते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कितने सारे जल्दी जल्दी से हम आपको इन क्वेश्चंस को करवा दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, और इन सब का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक टेलीग्राम पे क्लिक करना होगा। फिर देखिए, चांदी का एक तार कॉपर सल्फेट, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आया है, कई बार पूछा गया है। चांदी का एक तार कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया। किसका? चांदी का एक तार। तो चांदी क्या होता है? Ag होता है। इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया, ठीक है, डुबो दिया गया। फिर क्या लिखा है? तथा दूसरे बर्तन में, एक बर्तन लिया इन्होंने और इस बर्तन में क्या किया है, समझ गए आप, एक बर्तन हो गया, कॉपर सल्फेट भरा है, Ag उसमें डाल दिया गया। फिर कह रहे हैं जबकि दूसरे बर्तन में तांबे का एक तार, इसमें तांबे का एक तार है और उसको AgNO3 के विलयन में डुबोया गया। किसके? AgNO3 के विलयन में डुबोया गया, ठीक है। फिर आगे देखिए, दोनों बर्तनों में क्या अभिक्रियाएं होंगी, कारण सहित बताइए। इन दोनों विलयनों में कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी? तो आपको क्या लगता है? AgCu से कम क्रियाशील है, अर्थात इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। हमें लिखना होगा नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। कॉपर में Ag जो होता है, कॉपर से, देखिए ध्यान से, ये कॉपर और ये Ag कौन ऊपर है? Cu हमारा ऊपर होता है, Ag मेरा नीचे होता है, तो ये अभिक्रिया हो जाएगी, हो जाएगी। तो इसका मतलब हो जाएगी, तो कॉपर NO3 से क्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बना देगा, जबकि Ag जो है वो 2Ag के रूप में मिल जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आगे 2 लगा दीजिए। तो इनका आंसर आपको लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? ध्यान से सुनिए। पहले बर्तन में Ag कॉपर से कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाती है, हो गया। दूसरे में क्या लिखना है? फिर नई लाइन से लिखना है, दूसरे बर्तन में कॉपर Ag से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर Ag को AgNO3 के विलयन से विस्थापित कर देता है और कॉपर नाइट्रेट और Ag बन जाती है। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को आज कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन और पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो रिएक्शन शुरू की थी, जो मैंने रेड कलर से लिखी थी, उन्हें आप बैलेंस कर लीजिएगा। उम्मीद है पूरी क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए इस क्लास को करना होगा समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम होगा धातुओं का निष्कर्षण, और ये टॉपिक हम जल्दी ही आपको कंप्लीट करके दे देंगे। कुछ खास नहीं, सिर्फ 2 से 3 वीडियो और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अभी इस क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।